हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ खिमराज। वेलकम टू एजुकेटर रूम। तो चैप्टर 4 का हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग चैप्टर 4 दैट इज़ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। तो इसमें पार्ट 2 में कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग इंक्लूड करने वाले हैं वो हम लोग जान लेते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सो वी आर गोइंग टू इंक्लूड allotropes of carbon, structural formula of carbon, isomerism and functional groups. ओके, तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन क्या होते हैं, कार्बन कौन कौन से स्ट्रक्चर बनाता है ना। आइसोमेरिज्म एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है जो कार्बन शो करता है, तो वो भी जानेंगे वो कैसे होते हैं। और फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं और वो किस तरह से कार्बन के साथ अटैच होकर चेन बनाते हैं या कोई भी कार्बन कंपाउंड्स बनाएंगे, वो जानेंगे हम लोग इस पर्टिकुलर ग्रुप पार्ट नंबर 2 में। ओके, सो पहले हम लोग जानते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। अब ये एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन क्या होता है, एलोट्रॉप्स क्या होता है। सो क्या होता है, अ सिंगल एलिमेंट विच इज अवेलेबल इन टू और डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स, है ना, विच हैविंग सेम फिजिकल डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स विद सेम सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो अलग होती है बट केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, उनको हम लोग एलोट्रॉप्स बोलेंगे। और इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एलोट्रॉपी बोलेंगे। सो आप देख सकते हो द फिनोमिना ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द सेम एलिमेंट इन डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स विथ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो एक ही एलिमेंट के अलग अलग फॉर्म्स आपको देखने को मिलते हैं। उन फॉर्म्स की फिजिकल प्रॉपर्टी तो डिफरेंट होगी बट केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो सेम रहती है। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं एलोट्रॉप्स और इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं एलोट्रॉपी। तो कौन कौन से एलोट्रॉप्स हम पढ़ने वाले हैं, बट उससे पहले जान लेते हैं कि कार्बन के दो फॉर्म होते हैं, टू एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन, दैट इज एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन। व्हाट इज एमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन? एमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन के अंदर कार्बन के वो कंपाउंड्स या वो एलोट्रॉप्स आते हैं जिनका एक कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होता, विच डोंट हैव ए पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। तो एग्जांपल कोल हो गया, है ना, कोक हो गया, तो इनका कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है, तो वो अमॉर्फस कैटेगरी में आएंगे। बट हमें जानना क्या है, हमें क्या स्टडी करना है, हमें स्टडी करना है क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन। क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स कौन कौन से हैं, तो 3 क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स अपने पास। व्हाट इज क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन? द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन विच हैव अ फिक्स्ड शेप, जिसका फिक्स्ड शेप होता है, तो वो क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन में आते हैं, उसी कैटेगरी में आते हैं। तो वो कौन कौन है, वो डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरिन। तो हम लोग पढ़ेंगे डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरिन आर द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन, है ना। कार्बन का क्रिस्टलाइन फॉर्म है जिनका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है। तो पहला हम लोग बात करेंगे डायमंड। तो व्हाट इज डायमंड? डायमंड आप जानते हो जो है ये भी एक एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है। इट कंटेन्स कार्बन, इट इज अ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है, तो डायमंड में होता क्या है, डायमंड का एक अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो एक टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होता है। टेट्राहाइड्रल, टेट्रा मतलब 4, इट मीन्स यहाँ पे इस तरह से आपको दिखेगा, इट इज अ रेगुलर टेट्राहाइड्रल। सो आप देख सकते हो दैट वन कार्बन एटम इज एक्चुअली सराउंडेड बाय 4 अदर कार्बन एटम्स। तो एक कार्बन एटम जो है वो 4 कार्बन एटम से सराउंडेड रहता है, घिरा हुआ रहता है ना। This is known as regular tetrahedron geometry. It is because of each carbon is connected with 4 neighboring carbon atoms via single bond. तो आप देख सकते हो सबके बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, सबके बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से ये अटैच हो रखे हैं। सो वन कार्बन इज सराउंडेड बाय अदर 3 कार्बन एटम्स, इट गिव्स अ टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर। सो कार्बन का एक टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होता है ना। तो क्या प्रॉपर्टीज होती है डायमंड की? डायमंड की डेंसिटी बहुत हाई होती है। सो यू नो वेरी वेल डायमंड इज वेरी हार्ड इन नेचर, इट इज वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस, है ना। उस अब हार्ड होगा तो उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, हार्ड मतलब सॉलिड, और सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे हाई होता है, कितना होता है? 2.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती है, इट इज़ ए यूनिटलेस क्वांटिटी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस लाइट को कितना बेंड कर सकता है, कितने एक्सटेंट तक बेंड कर सकता है, कितनी कैपेसिटी उसमें लाइट को बेंड करने की, उसी को हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा होता है 2.5, बिकॉज वो सॉलिड होता है, टफ होता है, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा है। ठीक है, इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। डायमंड जो है वो एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, बट इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि डायमंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है? बिकॉज डायमंड का एक कार्बन
4 कार्बन से सराउंडेड है, तो यहाँ पे कोई भी बॉन्ड फ्री नहीं है। अगर कोई भी बॉन्ड फ्री नहीं होगा तो क्या होगा, अगर बॉन्ड फ्री नहीं होगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर सकता है। दैट इज वाई डायमंड इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स स्ट्रक्चरल फॉर्म। ओके, सो ये डायमंड की प्रॉपर्टी है। डायमंड कहाँ काम में आता है, डायमंड ज्वेलरी के फॉर्म में काम में आता है, ज्वेलरी बनती है डायमंड की। डायमंड इतना हार्ड होता है जो ग्लास को कट करने के लिए काम आता है, ग्लास कट कर सकते हैं डायमंड की मदद से हम लोग। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है डायमंड के बारे में। फिर हम बात करेंगे किसमें, सेकंड एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट में क्या होता है, आपको पता है जो आपकी पेंसिल की लीड होती है जिससे हम लोग लिखते हैं पेपर के ऊपर ब्लैक कलर की, इट इज एक्चुअली ग्रेफाइट, वो ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट में क्या होता है, ग्रेफाइट में एक कार्बन एटम, वन कार्बन एटम इज सराउंडेड बाय ओनली यू कैन से ओनली 3 कार्बन एटम्स। तो एक कार्बन एटम मैं बात करता हूं, सपोज यहां पर एक बॉन्ड फ्री रहता है। किस तरह से, सपोज दिस इज अ कार्बन एटम है ना, लाइक दिस इट गिव्स अ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। तो हेक्सागन लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख जाएगा कुछ इस तरह से। आप देखोगे ये कार्बन एटम है, ये सराउंडेड है अदर 3 कार्बन एटम से लाइक दिस। तो आप देख सकते हो दिस कार्बन एटम इज सराउंडेड बाय 1, 2 and 3 कार्बन एटम। सो 1 कार्बन इज सराउंडेड बाय अदर 3 कार्बन एटम। इट मीन्स यहां पर एक बॉन्ड फ्री है, बॉन्ड फ्री है, इट मीन्स क्या हो जाएगा, इट मीन्स यहां पे इलेक्ट्रॉन्स फ्री है, इलेक्ट्रॉन्स फ्री है, इट मीन्स ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है ना। और आप देखोगे ग्रेफाइट की जो होती है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, आपको दिख रहा है हेक्सागन स्ट्रक्चर है। ये हेक्सागोनल रिंग जो होती हैं, दीज रिंग्स आर अरेंज्ड इन स्टेक लाइक स्ट्रक्चर। स्टेक लाइक मतलब लेयर्स के फॉर्म में, एक स्ट्रक्चर, एक हेक्सागन रिंग के नीचे दूसरी रिंग की लेयर्स होगी। तो आपको अलग अलग लेयर्स यहाँ पे नजर आएंगी लाइक दिस। तो यहाँ पे आपको लेयर्स नजर आएंगी। ये लेयर्स जो होती हैं इसको स्लिपरी बनाती है। ठीक है, ये लेयर्स जो होती हैं किससे कनेक्टेड है आपस में, दीज आर कनेक्टेड बाय वीक वंडरवॉल फोर्स। तो यहाँ पर क्या है, वीक वंडरवॉल फोर्स से कनेक्टेड है, वंडरवॉल फोर्स। ठीक है, तो ये जो हेक्सागोनल रिंग्स जो होती हैं दे आर अरेंज्ड वन अबाउट द अनदर, एक के ऊपर एक होती है। और ये हेक्सागोनल रिंग्स जो होती हैं ये कनेक्टेड है आपस में वंडरवॉल फोर्स से, है ना। वंडरवॉल फोर्स काफ़ी वीक होते हैं, थोड़ा सा फोर्स लगाने पर, प्रेशर लगाने पर ये जो बॉन्ड होते हैं वो टूट जाते हैं। दैट इज वाई ग्रेफाइट इज स्लिपरी। ग्रेफाइट जो होता है स्लिपरी होता है बिकॉज अगर आप उसको ना थोड़ा सा फोर्स लगाओगे तो ये जो रिंग्स हैं, ये जो रिंग्स होती है आपस में स्लाइड करती है, एक दूसरे पर स्लाइड करती है ना। दे स्लाइड ओवर ईच अदर बिकॉज दे आर connected by weak van der Waals forces. So you can see in graphite each carbon atom is bounded covalently with 3 carbon atoms, leaving each carbon atom with 1 free valency. तो एक free valency होती है जिसकी वजह से उनके पास free electrons भी होते हैं. The arrangement results in hexagonal rings. तो hexagonal rings बन जाती है in a single plane and such rings are stacked over each other. Stacked मतलब एक रिंग के ऊपर दूसरी रिंग की लेयर्स होंगी, वो रेज जो होती है, वो रिंग्स जो होती हैं आपस में कनेक्ट रहती हैं वीक वंडरवॉल फोर्सेस से। वंडरवॉल फोर्सेस काफ़ी वीक रहते हैं, थोड़ा सा प्रेशर लगने पर ये फोर्स जो है टूट जाते हैं, ये बॉन्ड जो है टूट जाता है और ये स्लिप, दैट इज वाई इट इज स्लिपरी इन नेचर। ओके, दिस इज अबाउट द ग्रेफाइट, है ना। ग्रेफाइट हैव लो डेंसिटी एज कंपेयर टू डायमंड। ग्रेफाइट की डेंसिटी लो होती है, हैज सॉफ्ट एंड स्लिपरी फील। तो इसका फीलिंग जो होती है, टेक्सचर जो होता है वो काफ़ी सॉफ्ट एंड स्लिपरी होता है। एंड इट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है, बिकॉज यहाँ पर एक बॉन्ड फ्री है, मतलब दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स फ्री है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर कैन ईजिली मूव, और जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। दैट इज वाई दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, देन वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, दैट इज C60, जिसको हम लोग बोलते हैं फुलरिन। क्या बोलते हैं उसको, हम लोग बोलते हैं फुलरिन बोलते हैं, FULLERENE, फुलरिन बोलते हैं। अब ये फुलरिन क्या होता है, फुलरिन के अंदर भी अगर आप देखो, फुलरिन इज ए यू कैन से अ फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर। एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें 1 कार्बन इज सराउंडेड बाय अदर 4 कार्बन एटम्स। तो एक कार्बन जो है वो 4 कार्बन एटम से घिरा रहता है ना। एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से घिरा रहता है, तो इसमें इनका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बन जाता है। तो एक
फुटबॉल की तरह स्ट्रक्चर दिखता है। ठीक है, तो ये जो C60 मतलब आप समझ गए होंगे कि C60 मतलब इस फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर में, इस फुलरिन के स्ट्रक्चर में 60 कार्बन है। C60 जो होता है वो नेचुरली अकरिंग होती है। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज बकमिंस्टर फुलर। अब बकमिंस्टर कौन है? बकमिंस्टर एक आर्किटेक्ट था जिन्होंने एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर दिया था, जो एक स्ट्रक्चर दिया था किसी बिल्डिंग के ऊपर। तो स्ट्रक्चर जो होता है वो C60 फुलरिन से काफ़ी मिलता जुलता है, तो उनके ऑनर में इसको नाम दिया गया, फुलरिन नाम दिया गया। काफ़ी स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन होता है। इट इज़ मोस्ट कॉमनली नेचुरली अकरिंग फुलरिन एंड कैन बी फाउंड इन वेरी स्मॉल क्वान्टिटीज इन सूट मतलब जो काली कलर की जो गैस निकलती है, जो फ्लेम होती है, उसमें ब्लैक कलर की जो फ्लेम या गैसेस होती हैं, उनमें जो ब्लैक कलर है ना, तो उसमें फुलरिन आपको मिल जाएगा। तो इट कंसिस्ट ऑफ 60 कार्बन एटम्स, और इसमें क्या होते हैं 12 पेंटागन आपको पता है, जिसके अंदर क्या होते हैं, आपको पेंटागन का स्ट्रक्चर लाइक दिस, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है पेंटागन का, और इसमें करीबन कितने 12 पेंटागन्स मिल जाएंगे आपको इसके स्ट्रक्चर में, और 20 हेक्सागन्स क्या होते हैं, हेक्सागन कुछ इस तरह से होते हैं। ईच एज पर, हर एक कोने पर यहाँ पे आपको कार्बन दिख जाएगा, और यहाँ पे 20 हेक्सागन्स आपको दिख जाएंगे। तो C60 फुलरिन के अंदर आपको एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, जिसको नाम हमने किसके ऑनर में दिया है, बकमिंस्टर फुलर के नाम से दिया है, फुलरिन। सो इस C60 स्ट्रक्चर के अंदर 12 पेंटागन्स मिल जाएंगे और 20 हेक्सागन्स मिल जाएंगे। इट इज़ अ नेचुरली अकरिंग फॉर्म ऑफ कार्बन विच इज़ वेरी स्टेबल। ओके, ये आपके अबाउट फुलरिन था। देन हम लोग आगे बात करेंगे कार्बन कौन कौन से स्ट्रक्चर बनाता है, स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ कार्बन। तो कार्बन अलग अलग फॉर्म में आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो कौन कौन से स्ट्रक्चर है? चेन स्ट्रक्चर, नाम से पता लग रहा है, अगर कार्बन दूसरे कार्बन से चेन फॉर्म में, आपको दिख रहा है यहाँ पर सारे कार्बन जो है कनेक्टेड है इन अ फॉर्म ऑफ चेन, एक लंबी चेन बन गई है, तो उसे बोलेंगे चेन स्ट्रक्चर या स्ट्रेट चेन बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं जो कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, है ना। पेंटेन क्यों? बिकॉज 5 कार्बन वाले कंपाउंड को हम लोग पेंटेन बोलते हैं, और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन लगता है। ये हम लोग जानेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, पेंटेन। अब यहाँ पे आपको बात क्या याद रखनी है, जब स्ट्रेट चेन में जब कोई कार्बन कंपाउंड बनता है तो उसके आगे एक प्रीफिक्स लगता है। प्रीफिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पे आप लोग बोल सकते हो एन पेंटेन। व्हाट इज एन पेंटेन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन? एन मीन्स नॉर्मल। एन का मतलब होता है नॉर्मल पेंटेन। नॉर्मल मतलब एक नॉर्मल सी चेन होती है, चेन स्ट्रक्चर होता है। जितने ज़्यादा कार्बन जोड़ते जाएंगे उसका नाम चेंज होता जाएगा। कोई भी पेरेंट चेन के आगे आप प्रीफिक्स लगाओगे एन, दैट इज नॉर्मल। और अगर वही कार्बन चेन आपस में जुड़े हुए हैं लाइक अ ब्रांच, तो आप देख सकते हो ये मेन चेन है, इसमें ब्रांच की फॉर्म में यहाँ पे एक आपका मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, दिस इज अ ग्रुप CH3 जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे एक क्या बन गया? ब्रांच स्ट्रक्चर बन गया। और जब भी ब्रांच स्ट्रक्चर लगता है तो ये जो पेरेंट नेम है, ब्यूटेन क्या है? इसका पेरेंट नेम है। तो पेरेंट नेम के आगे एक प्रीफिक्स जोड़ दिया है, उस प्रीफिक्स का नाम क्या है? आइसो। आइसो इज द प्रीफिक्स। प्रीफिक्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि पेरेंट चेन के या पेरेंट नेम के आगे जुड़ते हैं। जो पेरेंट नेम के आगे जुड़ते हैं उसे प्रीफिक्स बोलते हैं, और जो पेरेंट चेन के पीछे जुड़ते हैं उसे सफिक्स बोलते हैं। प्रीफिक्स आगे जुड़ने वाले, सफिक्स पीछे जुड़ने वाले। तो यहाँ पे प्रीफिक्स क्या लग जाएगा? आइसोब्यूटेन। ठीक है, प्रीफिक्स है आइसो और पेरेंट चेन है ब्यूटेन। और ये जो कार्बन चेन होते हैं, ये जो कार्बन जो होते हैं वो रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर ही बनाते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 3 कार्बन है, वो एक साइकिल के फॉर्म में जुड़े हुए हैं, लाइक अ ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के फॉर्म में। तो अगर वो ट्राइंगल फॉर्म में या कोई रेक्टेंगुलर फॉर्म में या हेक्सागन फॉर्म में जुड़े रहते हैं तो एक रिंग बन जाती है। जब भी रिंग जुड़ती है तो पेरेंट चेन के आगे क्या जुड़ता है? पेरेंट चेन के आगे एक प्रीफिक्स जुड़ता है, उसको हम बोलते हैं साइक्लो। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? साइक्लो। तो अगर चेन फॉर्म में है तो प्रीफिक्स लगेगा एन, अगर वो ब्रांच फॉर्म में है तो प्रीफिक्स लगता है आइसो, और अगर वो साइकिल फॉर्म में है तो प्रीफिक्स लगता है साइक्लिक। तो ये साइक्लिक कंपाउंड हो गए। ठीक है, तो चेन, रिंग एंड ब्रांच स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख जाएगा। नेक्स्ट क्या है अपने पास? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो आइसोमर्स क्या होते हैं और आइसोमेरिज्म क्या होती है? व्हाट इज आइसोमेरिज्म? तो आइसोमेरिज्म एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कार्बन कंपाउंड शो करते हैं, है ना।
carbon compounds having same molecular formula but different structural formula are known as isomers and this phenomena is known as isomerism. तो कार्बन के अलग अलग कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहता है बट उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला स्ट्रक्चर काफ़ी अलग रहता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे आइसोमर्स और इस फिनोमेना को हम लोग बोलेंगे आइसोमरिज्म. इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग. तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसका नाम ये आपको दिख रहा है कि ये एक चेन फॉर्म में है. इसको आप लोग एन पेंटेन बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये नियो, अब ये नियो प्रीफिक्स कब लगता है? अगर एक कार्बन से 4 कार्बन, आप देख सकते हो 1 2 3 एंड 4, अगर एक कार्बन से 4 कार्बन सराउंडेड है तो पेरेंट चेन के आगे प्रीफिक्स लगता है नियो. जैसे हम लोगों ने ब्रांच स्ट्रक्चर में पेरेंट चेन के आगे आइसो लगाया था, वैसे ही अगर एक कार्बन 4 कार्बन से सराउंडेड है तो प्रीफिक्स लगता है नियो. याद रखना, नियो लग जाएगा. और यहाँ पे ब्रांच स्ट्रक्चर है, ब्रांच स्ट्रक्चर में प्रीफिक्स लगता है आइसो. तो आप देखो, अगर आप काउंट करोगे इन तीनों के अंदर कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 C5H 3 2 + 5 6 7 8 9 10 11 12. तो C5H12 इन तीनों के अंदर ही आप देखोगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है इन तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H12, लेकिन तीनों का स्ट्रक्चर देखो बिल्कुल अलग है. एक चेन फॉर्म में है, एक नियो फॉर्म में है और एक ब्रांच फॉर्म में है. तो मैंने यही बताया था आप लोगों को, इट मीन्स ये तीनों क्या है? आइसोमर्स हैं. आपस में क्या है? आइसोमर्स हैं. बिकॉज दीज hydrocarbon compounds having same molecular formula, that is C5H12, but the structural formula is different, that is why they are known as isomers. इसलिए इनको आइसोमर्स बोलते हैं और इस फिनोमिना को हम लोग बोलेंगे आइसोमेरिज्म. तो आइसोमेरिज्म भी एग्जाम में पूछा जाता है कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड के कितने आइसोमर्स बन जाएंगे, तो वो हम लोग जानेंगे, कुछ क्वेश्चंस बाद में करेंगे हम लोग. फिर हम लोग जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बेंजीन. अभी बेंजीन क्या होता है? तो देखना, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स. अब ये एलिफेटिक क्या होता है? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें कोई पर्टिकुलर अरोमा नहीं होता है. अरोमा मतलब ओडर मतलब स्मेल. तो जिन हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में कोई पर्टिकुलर स्मेल या अरोमा नहीं होता है तो वो आपका एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे. देन नेक्स्ट इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनमें एक पर्टिकुलर अरोमा या स्मेल आप सूंघ सकोगे, स्मेल आपको सेंस कर पाओगे, तो वो एरोमेटिक के कैटेगरी में आता है. एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स को जब भी बर्न करोगे, है ना, तो वो कोई भी ब्लैक सूटी फ्लेम नहीं निकलेगी, कोई भी काली कलर का धुआं या ब्लैक कलर का धुआं नहीं निकलता है, सूटी फ्लेम नहीं निकलती है एलिफेटिक में. बट एरोमेटिक कंपाउंड्स को जलाने पर, बर्न करने पर, इट विल गिव अ ब्लैक फ्लेम, ब्लैक सूटी फ्लेम निकलेगी. सूट मतलब ब्लैक कलर की फ्लेम निकलती है, तो वो एरोमेटिक कंपाउंड में निकलती है. दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एलिफेटिक एंड एरोमेटिक. एरोमेटिक कंपाउंड्स वो एरोमेटिक कंपाउंड्स जिसमें एक पर्टिकुलर अरोमा या स्मेल होती है, वो एरोमेटिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में आते हैं. तो बेंजीन की बात कर रहे हैं. बेंजीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स. तो जिन कंपाउंड्स के अंदर हाइड्रोजन भी होता है और कार्बन भी होता है उनको हम लोग हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स बोलते हैं. और जिन कंपाउंड्स के अंदर दोनों ही नहीं होंगे या दोनों में से एक भी होगा, है ना, तो वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाएंगे. ओके, सो हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज. पहले बेंजीन की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं. और बेंजीन इज ऑल्सो अ सॉल्वेंट. जैसे वाटर को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ठीक है, वैसे बेंजीन भी एक सॉल्वेंट होता है. कुछ कंपाउंड्स, मैक्सिमम कंपाउंड्स वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, कुछ थोड़े बहुत बेंजीन में भी डिजॉल्व हो जाते हैं. तो बेंजीन इज ए कलरलेस लिक्विड. ये कलरलेस लिक्विड है. पंजेंट स्मेल, पंजेंट मतलब कुछ अजीब सी अनप्लीजेंट स्मेल होती है. अनप्लीजेंट मतलब जो हमें अच्छी नहीं लगती, थोड़ी सी, है ना, बैड ओडर होती है. फ्लेमेबल मतलब जल्दी वो, है ना, फ्लेम मतलब जल्दी जल जाता है. अगर थोड़ा सा टेम्परेचर हाई हो गया तो जल्दी से ये, इसका इग्निशन टेम्परेचर लो होता है, जल्दी से ये फायर को कैच कर लेता है, जलने लग जाता है. तो फ्लेमेबल. एंड वोलेटाइल, है ना, इट इज़ अ लिक्विड. अगर आप इसे ओपन में छोड़ दोगे तो ये लिक्विड जो है वो गैस बन जाएगा. इट इज़ वोलेटाइल. जैसे पेट्रोल को अगर आप छोड़ देते हो ओपन के अंदर तो थोड़ी देर बाद वो गैस बन के इवोपरेट हो जाता है ना. वैसे ही ये वोलेटाइल मतलब क्या होते हैं? वो सब्सटेंस जो, वो लिक्विड्स जो कि रूम टेम्परेचर पर इवोपरेट हो जाते हैं, उन्हें बोलते हैं वोलेटाइल. ठीक है, स्ट्रक्चर देख सकते हो, आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पर कि ये तो आप बोलोगे सर ये तो एक टाइप का क्या है, ये आपका एक हेक्सागन रिंग है. 1 2 3 हेक्सा मतलब 6, 1 2 3 6.
तो यहाँ पे टोटल 6 कार्बन प्रेजेंट है। बट यहाँ पे आप देखोगे दैट साइक्लिक इन नेचर विथ केमिकल फॉर्मूला C6H6। अगर आप देखोगे यहाँ पर इसका फॉर्मूला है C6H6, कार्बन भी 6, हाइड्रोजन भी 6। याद रखने वाली बात यह है कि ये कोई आप बोल सकते हो इट इज़ नॉट ए हेक्सागन, आप बोल सकते हो इट इज़ नॉट ए हेक्सेन। ये हेक्सेन नहीं है या साइक्लोहेक्सेन नहीं होता है, इट इज़ बेंजीन। साइक्लोहेक्सेन इज ए एलिफेटिक कंपाउंड, बेंजीन इज ए एरोमेटिक कंपाउंड। साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला क्या होता है C6H12, जबकि बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। बिकॉज इसमें क्या होता है, इसमें 3 डबल बॉन्ड होते हैं, तो 1 2 एंड 3, यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो देख सकते हो, तो इट इज बेंजीन इज अ 6 मेंबर्ड रिंग एंड बॉन्डेड टू ओनली 1 हाइड्रोजन एटम। इट इंक्लूड्स 3 डबल बॉन्ड विच आर सेपरेटेड बाय ए सिंगल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड्स होते हैं, 2 डबल बॉन्ड्स के बीच में एक सिंगल बॉन्ड आपको यहाँ पे साफ नजर आ रहा है। हेंस द स्ट्रक्चर इज रिकॉग्नाइज्ड बाय कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। अब कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड क्या होता है, कॉन्जुगेट मतलब अल्टरनेट मतलब एक सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो दिख रहा है यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो कॉन्जुगेट मतलब अल्टरनेट बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, तो ये रिंग स्ट्रक्चर में मिल जाता है। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है इट इज द बेंजीन, दोनों ही स्ट्रक्चर जो बेंजीन के। और ये डबल बॉन्ड जो होते हैं ये यू कैन से रेजोनेंस प्रॉपर्टी शो करते हैं। रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस, ये आप रेजोनेंस पढ़ोगे हायर क्लासेस में। रेजोनेंस मतलब जो ये डबल बॉन्ड जो होते हैं, ये जो होते हैं वो वहाँ पे अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं, तो उसी को रेजोनेंस बोलेंगे। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो रेजोनेंस प्रॉपर्टी भी शो करते हैं, लाइक बेंजीन। ठीक है, फिर हम लोग जानेंगे कि देन हम लोग जानेंगे फंक्शनल ग्रुप। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हम लोगों ने यहाँ पे अटैच किए हैं। ठीक है, हेटेरो एटम। हेटेरो एटम क्या होते हैं, हेटेरो एटम एक्चुअली वो एटम्स होते हैं जो हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर हाइड्रोजन को हटाकर खुद जुड़ जाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन को हटाकर खुद जुड़ जाएंगे। तो कौन कौन से ऐसे हेटेरो एटम्स के फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से ग्रुप्स हैं। हेलो, आपको पता है कि ग्रुप नंबर 17 के अंदर, जो पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप नंबर 17 में, वहाँ पे आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह दिखते हैं, उनको हेलोजेंस बोलते हैं या हम लोग हेलो ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो हेलो ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है, हेलो ग्रुप। ठीक है, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये सब हेलो ग्रुप्स होते हैं जिनको हम लोग बॉन्ड फ्री Cl, ये जो आपको दिख रहा है इट इज अ बॉन्ड फ्री Cl, बॉन्ड फ्री Br, Cl मतलब क्लोरीन, Br मतलब ब्रोमीन। दूसरा कौन सा है, हेटेरोकार्बन है, ऑक्सीजन, इन सब में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल, जिसका आपको फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला है बॉन्ड फ्री OH, अल्डिहाइड जिसका फॉर्मूला है बॉन्ड फ्री COH, और कीटोन का होता है बॉन्ड फ्री C डबल बॉन्ड O, बॉन्ड फ्री कार्बोक्सिलिक एसिड का है बॉन्ड फ्री C डबल OH। तो ये सब फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, एन एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम विच व्हेन प्रेजेंट इन ए कंपाउंड गिव स्पेसिफिक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज टू इट्स रिगार्डलेस टू दिस लेंथ ऑफ द। तो फंक्शनल ग्रुप्स वो होते हैं जो कि किसी भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में जुड़कर उसकी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को गवर्न करते हैं या कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब फंक्शनल ग्रुप में और हेटेरो एटम में क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो क्या डिफरेंस है वो हम लोग जानेंगे, बट हम लोग जान लेते हैं कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप पहले जोड़ते हैं। तो पहला है अल्कोहल, जिसका फॉर्मूला है OH, जिसको हम लोग हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी बोल सकते हो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोल सकते हो या OH बोल सकते हो। ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग OH ग्रुप आर नोन एज अल्कोहल्स। तो जिनके अंदर भी OH ग्रुप्स आते हैं उनको अल्कोहल्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल मिथेनॉल, तो आपको दिख रहा है मिथेनॉल के अंदर फॉर्मूला है CH3OH, इसमें भी OH है। इथेनॉल CH3CH2OH, इसमें भी OH है, तो इसे हम लोग इथेनॉल बोलेंगे। ठीक है, किस तरह से नेमिंग होती है वो हम लोग नॉमेनक्लेचर में पढ़ेंगे। अल्डिहाइड का फॉर्मूला है CHO, बॉन्ड फ्री CHO। तो जिनके भी अंदर भी CHO ग्रुप होता है वो अल्डिहाइड की कैटेगरी में आता है। जैसे हम लोग बात करें मिथेनल में आपको दिख रहा है यहाँ पर CHO, जिसको हम लोग फॉर्म अल्डिहाइड ही बोलते हैं। मिथेनल बोलो या इसको हम लोग फॉर्म अल्डिहाइड बोलते हैं, फॉर्म अल्डिहाइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, मिथेनल या इथेनल CH3CHO, तो जिनमें भी CHO ग्रुप लगता है वो एल्डिहाइड होते हैं। देन हम बात करें कीटोन में लगता है CO ग्रुप।
है ना, CO ग्रुप लगता है। तो ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग C डबल बॉन्ड O या सिंपली CO ग्रुप लगता है, वो सब किस में होते हैं, वो सब कीटोन्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल प्रोपेनॉन, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे CO ग्रुप है 2 मिथाइल ग्रुप के बीच में, और यहाँ पे भी CO ग्रुप है। तो जिनमें भी CO ग्रुप आते हैं वो सब कीटोन ग्रुप्स में आते हैं, कीटोन की कैटेगरी में आते हैं। कार्बोजाइलिक ग्रुप या कार्बोजाइलिक एसिड, तो यहाँ पे देखो कार्बोजाइलिक एसिड का फॉर्मूला है COOH मीन्स C डबल बॉन्ड OH। तो जिनके अंदर भी जिन हाइड्रोकार्बन्स में COOH ग्रुप जुड़ता है वो कार्बोजाइलिक एसिड ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें इथेनोइक एसिड, यहाँ पे आपको C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH यहाँ पे आपको नजर आ रहा है इथेनोइक एसिड और प्रोपेनिक एसिड में। अब इनकी नेमिंग कैसे होती है वो हम लोग जान लेते हैं। हेलोजन ग्रुप्स में आपको बताया था, हेलो ग्रुप्स जुड़ते हैं, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन जुड़ते हैं, तो उनमें हम लोग हेलो अल्केन्स बोल सकते हो, हेलो अल्कीन्स या हेलो अल्काइंस बोल सकते हो, वो हम लोग आगे जानेंगे। बट मैं आपको बता रहा हूँ हेटेरो एटम और फंक्शनल ग्रुप में क्या डिफरेंस है। हेटेरो एटम्स इज अ डिफरेंट एटम अटैच्ड टू द ऑर्गेनिक कंपाउंड अदर देन कार्बन। ठीक है, कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो हेटेरो एटम जो होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जुड़ते हैं कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़कर, कार्बन या हाइड्रोजन को छोड़ के हेटेरो एटम जो है वो उस हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में जुड़ सकते हैं। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप्स आर द ग्रुप ऑफ एटम और एटम्स विच डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड्स। मैंने आपको बताया था फंक्शनल ग्रुप वो होते हैं जो किसी भी कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक मतलब केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, कलर, रिएक्टिविटी सबको डिसाइड करते हैं, तो वो फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो क्या क्या है अपने पास जानते हैं। ओके, सो दिस इज द पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर। सो इसके बाद हम जो है पार्ट 3 जो है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।